हेलो फ्रेंड्स, ये सीटेट जो 2019 का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है डी का, कोड डी का। देख लीजिए यहाँ पर समय अवधि दिया है और टोटल 150 प्रश्न रहते हैं। 2.5 घंटे का ये समय दिया है और किस पेन का यूज करना है यहाँ पर साफ लिखा है, नीले अथवा काले बॉल पॉइंट का। और फिर यहाँ पर देखिए प्रमुख रूप से जो खंडवार दिया गया है, आपका जो पर्चा होगा ये अलग अलग खंड दिया है। भाग 1 में आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र रहेगा और भाग 2 में गणित रहेगा, भाग 3 में पर्यावरण अध्ययन रहेगा और भाग 4 में अंग्रेजी अवलिक हिंदी। यदि आप पहला भाषा अंग्रेजी चुने हैं तो अंग्रेजी का देंगे, यदि पहला भाषा आप वहाँ हिंदी सेलेक्ट किए हैं तो हिंदी का एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड भाषा आता है। सेकंड भाषा में भी कोई आपको चयन करना है। सेकंड भाषा में आप यदि प्रथम भाषा अंग्रेजी चुने हैं तो आप अंग्रेजी देंगे, या हिंदी चुने हैं तो हिंदी देंगे। ठीक है, इस आधार से यदि जो संस्कृत लिए हैं उनको संस्कृत का देना पड़ता है एग्ज़ाम। तो कहने का आशय यहाँ है कि भाषा में से आपको दोनों भाषा करना होगा, एक हिंदी और अंग्रेजी या संस्कृत, जो भी आप सेलेक्ट किए होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सिर्फ चर्चा करते हैं आज आपके बाल विकास सीडीपी का जो पर्चा दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन आया है, 30 क्वेश्चन सीडीपी के होते हैं। ठीक है, प्रश्न 1 से 30 तक। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। शारीरिक दंड, तो जहाँ दंड वाली बात आएगी तो होगा नहीं। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो ये अलग अलग दे रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि शारीरिक दंड तो सरासर गलत हो जाएगा, तो होगा नहीं। तो पहला वाला जिसमें आएगा वो तो सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला नहीं होगा क्योंकि पहला आ गया। सहयोगात्मक अधिगम ये अच्छा होता है सीखने का। और दूसरा सतत एवं समग्र मूल्यांकन, लगातार मूल्यांकन होना चाहिए और हर चीज़ों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो सेकेंड और थर्ड ये दोनों ऑप्शन सही हैं। इस हिसाब से आपका ये थर्ड वाला सही होगा, थर्ड पोर्शन। ठीक है, सेकेंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सेकंड, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से सहज कर सकते हैं? अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर देकर, या अवसर को उपलब्ध करा के, एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगात्मक अवसर देकर के, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। तो यांत्रिक अभ्यास करा करके तो होगा नहीं। ठीक है, कोई भी यांत्रिक चीज़ करवाएंगे तो उससे तो बच्चे सीखेंगे नहीं। और दूसरा यहाँ पर देखिए व्याख्यान दिया है, व्याख्यान दे करके यह भी संभव नहीं है। प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करा करके। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा जो आपका बनेगा वो फर्स्ट, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर प्रदान करके। ये चीज़ होता है जटिल अवधारणाओं को समझने में। अन्वेषण आप कराएंगे, परिचर्चा करेंगे, तो ठीक है, फर्स्ट वाला सही है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है बच्चों को? तो देखें, बच्चों को सहज अनुभूति अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, उस प्रकार पर आधारित विचार मंथन करके, फिर प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना, फिर प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देना, या गलत उत्तरों को अस्वीकार करना। तो ये तीनों गलत हो जाएगा। मेन देखिए जहाँ पर इनकरेजमेंट की बात आएगी वहीं सही होगा। तो ये पहला क्वेश्चन ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? मीडिया, पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया। तो समझ रहे हैं, द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी हमारा विद्यालय और मीडिया ही मानी जाती है, क्योंकि हमारा परिवार और पास पड़ोस तो ये प्राथमिक माने जाते हैं, लेकिन विद्यालय और मीडिया ये दूसरे माने जाते हैं। क्वेश्चन 5 देखेंगे। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास तो आपका शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में बहुत ही तेज गति से होती है। ठीक है, यही आपका फोकस रहेगा, शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है,
विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास परिवर्त्य होती है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ये देख रहे हैं, विकास परिवर्त्य होती है, ये सिद्धांत है। विकास जीवन पर्यंत होती है, ये भी सही है। विकास आनुवंशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होती है, ये भी सही है। तो विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, यही गलत है। प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन 7 है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति कोड है, या जन्मजात विशेषताएं हैं, या पर्यावरण प्रभाव है, पर्यावरणीय प्रभाव। तो देखिए, जहाँ तक वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है तो मेन फोकस ये होता है आपका आनुवंशिक एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, यही होती है जो पर्सनल व्यक्तियों के अंतर या जीवों में विविधता लाती है। 8वां देखें है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति प्रभावशाली है। तो उसको कम करने के लिए जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, ये गलत है। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, ये भी गलत होगा। जेंडर पृथक खेल समूह अलग बनाना, ये भी थोड़ा सा गलत होगा। इसलिए ये दूसरा विकल्प जो दिया है, जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा परिचर्चा, ये कम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन एवं सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। लॉरेंस कोलबर्ग हैं, जॉन बी वाटसन हैं, लेव ऑगस्टकी हैं, जीन पियाजे हैं। तो सामाजिक और सांस्कृतिक विषय में जो चर्चा करने वाले शास्त्री थे वो लेव ऑगस्टकी थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सीडीपी का क्वेश्चन नंबर 10, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि जो है आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था ही माना जाता है। किशोरावस्था, जन्म से पूर्व और मध्य बाल्यावस्था, ये नहीं, बल्कि सबसे अधिक जो संवेदनशील है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प दिया है, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, प्रसूति अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, मूर्त संक्रिय अवस्था। तो कोलबर्ग के अनुसार ये सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास ही मुख्य है। 12 है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किस प्रकार का उदाहरण है। तो ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है। तो ये लड़के और लड़कियों में जो मतभेद का चर्चा कर रहा है, तो जेंडर पक्षपात है। 13 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। प्रबलन है, स्कीमा है, अवलोकन अधिगम है, अनुबंधन है। तो सबसे जो संरचना के संदर्भ में पियाजे बताए थे बच्चों के संज्ञानात्मक के लिए, वो बताए थे स्कीमा। ठीक है। प्रश्न 14 देखेंगे, जिगसॉ पहेली करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, वह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो इस प्रकार की जो वार्ता है ये वाइगस्टकी के किस तरह को संबोधित करती है। इस प्रकार की जो वार्ता है तो किस तरह संबोधित करती है, आत्म केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाठ ढांचा। तो यहाँ पर व्यक्तिगत वार्ता उसकी है। ठीक है। 15 बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। पाठ ढांचा, प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग। तो बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये पाठ ढांचा के अंतर्गत आता है। 16 है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। ठीक है। तो प्रतीकात्मक खेल, विचारों की उत्क्रमणीयता, परिकल्पित निज्ञात्मक तर्क, साध्यात्मकता विचार, संरक्षण, कक्षा समावेश या स्थगित अनुकरण, पदार्थ अस्थायित्व। तो इसमें
जो जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो किसको विशेषित करता है? ये संरक्षण, कक्षा और समावेश को विशेषित करता है। यही सटीक जीन पियाजे ने बोला था मूल संक्रियात्मक के संदर्भ में। 17 है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, फिर संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर। तो प्राप्तांकों का आधार या श्रेणी, अनुत्तीर्ण, ये सब गलत है। ये तीसरा वाला जो दिया है, संबंधित अवधारणाओं के बारे में परिचर्चा और उनकी भ्रांतियों को समझना। 18 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो बुद्धि एक बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। यही सबसे सटीक बुद्धि के बारे में सही है। जबकि ये दिया है निश्चित योग्यता है बुद्धि की मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोगों से सटीक रूप में मापा या निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एकात्मक कारक एवं एकाकी विशेषक है। तो ये चारों गलत होंगे। 19 है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधान के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है? आत्मकेंद्रित विचारक, सृजनात्मक विचार, अभिसारिक विचार और अनमन्य विचार। तो ये क्रिएटिविटी माना जाता है। सृजनात्मक विचार ही मापे जाते हैं। 20 नंबर क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा सके, अशक्त बच्चों की मुख्य धारा में शामिल करना, व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति और अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। तो यही आपका सही होगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। 21 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम करने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए एक नए तरीके ढूंढना चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए न, और इस स्थिति को जैसा है स्वीकार कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों में अपनी अपेक्षाओं को कम कर देना चाहिए। तो यही सबसे सटीक है, सुधार और उनमें सहभागिता में सुधार करने के लिए तरीके ढूंढना चाहिए। 22 है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना, तैयार नहीं करना, कभी कभी तैयार, ये तीनों गलत है। देख पा रहे हैं, समावेशी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य यही है कि सक्रिय रूप से उनको तैयार करना। 4 वाला सही है। देखें 23 है, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? पठन वैफल्य माने जो पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, जिनको हम डिसलेक्सिया कहते हैं, तो उनका प्रमुख लक्षण क्या है? एक ही गति विषय को बार बार दोहराना, न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, फिर धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। तो यही सही होगा। थोड़ा धारा प्रवाह से पढ़ने में वो क्या होते हैं, रुक रुक करके पढ़ते हैं। 24 है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? संबंधित नहीं है, पूर्णतया अलग है, स्वतंत्र है, सन्निहित है। देखिए संवेग और संज्ञान एक दूसरे में क्या होता है? सन्निहित है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। संवेग आता है तब व्यक्ति को संज्ञान होती है। चौथा सही है। 25 है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर आधारित है। अंतर्गत याद करना, प्रॉब्लम पर अनुबंधन द्वारा अर्जित। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही प्रॉब्लम पर केंद्रित रहेगा। 26 पूछा है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहज अनुभूति सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा, बच्चों को दंडित, बार बार याद करना। तो बार बार याद करना, दंडित और ये सिद्धांतों को अनदेखा, ये तीनों गलत है। यही सही है, प्रतिकूल प्रमाण और तमाम उदाहरणों के माध्यम से उनको चुनौती देनी चाहिए। पहला सही है। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकन करना, वर्गीकरण करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना। यंत्रवत और ये पाठ्य पुस्तक और ये योग्यता, ये तीनों गलत होगा। बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, यही छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है।
28 है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। तो व्यवहारों का अनुबंधन है आवृत्ति संबंध में, ये भी गलत है। यंत्रवत करना, ये भी गलत है। अधिगम पुनरुत्पादन, ये भी गलत है। स्मरण आ गया। तो इसमें अधिगम की सक्रिय विनियोजन के द्वारा ही संरचना की प्रक्रिया है, ये सही होगा संरचना के संदर्भ में। 29 है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यवर्धिक और प्रक्रियात्मक ज्ञान पर आधारित होती है, ध्यान केंद्रित करती है और अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका होता है। विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ और अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करती है। तो अभाव और भ्रांतियाँ और ये अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रिया को ध्यान देना, ये तीनों गलत होगा। ये अवधारणात्मक परिवर्तनों को इनकरेजमेंट करना, प्रभावशाली तरीका बनाना, यही सही होगा। ठीक है, इनकरेजमेंट वाले क्वेश्चन हमेशा सही होते हैं। और 30वां है लास्ट, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देने का जो प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा यह बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो निपुणता पर ध्यान देना, प्रोत्साहित करना, यह गलत होगा। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ाती है, यह भी गलत होगा। बाहरी अभिप्रेरणा को कम करती है, यह भी गलत होगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि एवं जिज्ञासा को कम करती है, पुरस्कार व दंड देने का मतलब यह है, यही सही होगा। सो थैंक यू।